Hello everyone, this series is going to be about Indian polity in which हम सारे टॉपिक कवर करने वाले हैं और आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सीरीज यू विल इजीली इजीली आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो सीरियस एग्जामिनेशन में एंड most of us think that it is very easy subject but it's not easy when it comes to CDS because it is not factual data which is going to be asked. They are going to ask you about the basic concept which can be uh, questions can be solved through basic logic और अंडरस्टैंडिंग के थ्रू अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है. सो स्टार्ट करते हैं पहला वीडियो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर रहने वाला है. सो कमिंग टू द वीडियो. सो व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करना हो, सो कॉन्स्टिट्यूशन एक ऐसी बॉडी है जिसमें फंडामेंटल जो प्रिंसिपल्स हैं उनके अकॉर्डिंग सरकार काम करती है. फॉर एग्जांपल it describe the nature of the polity. like इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, तो सरकार अपनी जो पॉलिसी वगैरह जो फ्रेम करेगी इट विल बी बेस्ड ऑन दोस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. वो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स कहाँ पे है? कॉन्स्टिट्यूशन में. और कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है, सो इंडिविजुअल राइट्स भी मिलते हैं वहाँ पे. और अलग अलग जो ऑर्गन्स है स्टेट के उनके बीच में वेल डिफाइंड पावर स्ट्रक्चर है. सो एज ए पावर मैप का भी काम करता है. सो अगर दूसरी डेफिनेशन देनी हो, सो इट इज द डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दैट फॉर्म द बेसिक रूल्स agreed upon by the people. So agreed upon by the people on how to govern themselves. We know that India is a diversified nation जहाँ पे बहुत सारी religions है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है. और अगर एक कानून नहीं होता, एक लॉ नहीं होता, तो शायद पीसफुली कोएग्जिस्ट करना इजी नहीं होता. और अभी तक हम ऐसा कुछ ऐसा कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है. तो उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वी हैव गॉट अ वेल डिफाइंड constitution. And this is the fact that M.N. Roy, he was the pioneer. क्वेश्चन पूछा जाता है कि who was the pioneer of the Indian Constitution. So M.N. Roy, he belonged to Communist Party. So he was the person who gave the idea of Constituent Assembly in 1934. It has to be remembered. ये fact है. बाकी this is based on concept. Then features of the Constitution या कह सकते हैं functions of the Constitution. Like preamble प्रियम्बल बताता है कि इंडिया एक डेमोक्रेटिक नेशन है, सोशलिस्ट नेशन है, सेकुलर नेशन है. सो वो पॉलिटी का नेचर बताता है कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल 1 बताता है इंडिया दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स. सो टाइप ऑफ पॉलिटी बता रहे हैं. देन वी हैव गॉट a constitution is the rule book for a state. Again the same thing which we did it in the previous slide. It provides for the institution of the state and defines the relationship between these institutions. Like we have got the legislature, we have got the executive and we have got the judiciary. So उनके बीच का relation बताता है. कौन बताता है? Constitution बताता है. It places limits on the exercise of power by the government and sets out the rights and duties of citizens. Like in part third, we have got fundamental rights. So now they are the limitations on the part of the government. How? कि अगर if government is framing any law and it violates any fundamental rights of citizens, then it will be violative. It will be null and void automatically. So it puts limitations on the exercise of power by the government. So it also gives the rights to the citizens और ड्यूटीज के बारे में बताता है. सो ये कुछ फंक्शंस थे कॉन्स्टिट्यूशन के. और यहाँ पे देखा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है ना. इतना बड़ा चीज बनी 2 साल 3 साल लगे, 2 साल कुछ ऐसे 11 महीने और 18 दिन. सो वो बनने में पूरा एक बैकग्राउंड रहा था, पूरा एक प्रोसेस था. नाउ विल सी द प्रोसेस. कंपनी रूल. नाउ व्हाई इट इज नॉन एज कंपनी रूल. अगर इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल देखे तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. एक तो कंपनी रूल दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1773 टू 1858 एंड द अदर वन बीइंग द crown rule which started from 1858 and remain until the independence of the India. So the company rule started from 1773 because पहले बैटल ऑफ प्लासी हुआ. देन आफ्टर द देन
बैटल ऑफ बक्सर हुआ, एंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर यू हैव गॉट द दीवानी राइट्स, ईस्ट इंडिया कंपनी गॉट द दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, और उसके बाद में वो कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट शुरू हुआ। सो पहला सच कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। सो व्हाट इट मेड, इसमें बेसिकली बहुत, क्योंकि पहला है तो भाई इंपॉर्टेंट है, पहली चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सबकी होती है। सो designated governor of Bengal as the Governor General of Bengal. And who was that Governor General of Bengal? Warren Hastings. And it was the first step taken by the Britishers to regulate and control the affairs of the EIC. सुप्रीम कोर्ट स्टैब्लिश किया गया था कैलकाटा में 1774, एंड वन चीफ जस्टिस थे और 3 अदर जजेस थे। चीफ जस्टिस का नाम था एलिजे एम्पे, यू कैन राइट इट डाउन नाउ। इट क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ 4 मेंबर्स। अब गवर्नर जनरल था भाई वॉरेन हेस्टिंग्स ऑफ बंगाल, तो अब इसको असिस्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था जिसमें कोई भी इंडियन नहीं था, ओनली ब्रिटिशर्स थे। सो वो असिस्ट करा करते थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। मद्रास और मुंबई को प्रेसिडेंसीज को सबॉर्डिनेट बना दिया गया था। अब सबॉर्डिनेट बना देना मतलब भाई सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था। तो कह सकते हैं कि जो 1773 था वहां से सेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो गया था, क्योंकि बंगाल वाज मेड पावरफुल। देन इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ द कंपनी। कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि विच वाज द एक्ट विच recognized for the first time the political and administrative function of the company. It was the Regulating Act of 1773, which was also the first act which was taken by Britishers to regulate the affairs of the EIC. Now comes the British India Act of 1784. Now अभी तक जो कंपनी के पॉलिटिकल और कमर्शियल फंक्शंस थे वो एक साथ ही, मतलब एक ही बंदा परफॉर्म कर रहा था, कंपनी परफॉर्म कर रही थी एज ए सोल एंटिटी। देन डबल गवर्नमेंट का सिस्टम स्टार्ट हुआ, क्रिएटेड ए न्यू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम क्या था? पॉलिटिकल अफेयर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देखेगा, कमर्शियल अफेयर्स देखेगा आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। सो यहाँ से ड्यूअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुई, डबल गवर्नमेंट। देन फर्स्ट टाइम, इसके बाद में क्या हुआ कि फर्स्ट टाइम कंपनी के जो पोजेशन थे वो ब्रिटिश पोजेशन बोले गए, अभी तक नहीं बोला गया था। सो ये सिग्निफिकेंट क्या है? सबसे पहले तो कि इसने पॉलिटिकल एंड कॉमर्शियल फंक्शंस डिफरेंट कर दिए, और इसके जो पोजीशंस थे, कंपनी के जो पोजीशंस थे, जो जो टेरिटरीज ऑक्यूपाई की थी, उन्हें पहली बार ब्रिटिश पोजीशन बोला गया। देन कम्स द नेक्स्ट एक्ट, चार्टर एक्ट ऑफ 1813। इसमें कोई इतना चीज नहीं हुई, बस 20 साल के लिए कंपनी का रूल एक्सटेंड कर दिया गया, और जो कंपनी की मोनोपोली थी वो एंड कर दी गई, और जो और भी ब्रिटिश कंपनीज थी, ट्रेडिंग कंपनीज थी, उनको राइट दिया गया कि भाई इंडिया में आके आप ट्रेड कर सकते हो। पर जो चाइना के साथ में जो टी और ओपीएम के जो मोनोपोली थी आईसी की, वो कंटिन्यू रही। और ये जो एक्ट है हर 20 साल में आ रहा है, और जैसे 1813 के बाद में 1833 में आया। देन द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, it made the Governor General of Bengal as the Governor General of India. This is important. पहले आया था 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया था। किसको? गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया गया। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बनाया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। उसका नाम क्या था? वही पहले का, विलियम बेंटिक, याद रखना है। और इसी ने भाई सती को भी अबॉलिश किया था। कई सोशल रिफॉर्म्स लेके आए थे। अगर क्वेश्चन में कुछ ऐसा पूछा हो सोशल रिफॉर्म्स के बारे में, और पूछा हो कि कौन सा वाइस रॉय था, तो इफ यू डोंट नो द आंसर, गो फॉर द विलियम बेंटिक, ही वाज अ नाइस गाय। इट एंडेड द कमर्शियल एक्टिविटीज ऑफ EIC completely. अभी तक वो एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी एंड एज ए कमर्शियल बॉडी एग्जिस्ट करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, अब वो केवल एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन चुकी थी, कमर्शियल एक्टिविटी एंड कर दी गई थी। देन थ्रू दिस एक्ट 1833 एक ओपन कंपटीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ सिविल सर्वेंट को इंट्रोड्यूस किया गया इंडियंस के लिए। हालांकि अटेम्प्ट किया गया था, ये इंट्रोड्यूस 1853 वाले में किया गया था। द लॉज मेड अंडर द प्रीवियस एक्ट्स वर कॉल्ड रेगुलेशन, और जो इसके बाद में जो लॉज आए थे उन्हें एक्ट बोला गया। और फर्स्ट टाइम
इंडिया का लॉ कमीशन अपॉइंट किया गया था अंडर लॉर्ड मैकॉलेज चेयरमैनशिप। दिस इज इम्पोर्टेंट कि फर्स्ट ऑफ ऑल की तो लॉ कमीशन कब अपॉइंट किया गया था, कौन चेयरमैन था, ये इम्पोर्टेंट है। और इसी समय के बाद में जो इंडिया के लॉज थे वो कॉडिफाई किए गए और जो बाद में जाके आईपीसी वगैरह बनी ने। और सेंट्रलाइजेशन भाई इस टाइम पे पीक पे था। देन कम्स द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। चार्टर एक्ट ऑफ 1853 इसने एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस काउंसिल के वो सेपरेट कर दिए, क्योंकि अभी तक जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था गवर्नर जनरल का, वही क्या कर रहा था, वही सारे काम कर रहा था, लेजिस्लेटिव फंक्शन भी वही कर रहा था, एग्जीक्यूटिव भी वही कर रहा था। और इसी एक्ट के थ्रू जो सिविल सर्विसेज थी वो ओपन की गई, ओपन कंपटीशन का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया इंडियंस के लिए। उसमें अटेम्प्ट किया था 1833 में, इसमें करके दिखाया था। और फर्स्ट टाइम जो इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया। सो ये 1853 चार्टर एक्ट के ऊपर था। देन क्राउन रूल स्टार्ट हुआ था 1858 एंड 1947। कंपनी रूल स्टार्ट हुआ, उसका पता है कि दीवानी राइट्स मिले, कोई कॉम्पिटिटर नहीं था ब्रिटिशर्स का, वो पावरफुल थे उस टाइम पे। देन आता है आपका क्राउन रूल। भाई क्राउन रूल 1858 से इसलिए शुरू हुआ, 1857 में हुआ था 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, जिसे सिपाही म्यूटिनी भी बोलते हैं। सो ब्रिटिशर्स को लगा कि अगर ईस्ट इंडिया कंपनी ही ऐसे अपना एडमिनिस्टर करेगी इंडिया को, तो वो इंडिया को खो देंगे और इसके कारण उनका काफी ज्यादा लॉस हो सकता है। भाई उनका घर बार किसके कारण चल रहा था, इंडियंस के कारण चल रहा था। सो क्राउन रूल, जो ब्रिटिश क्राउन थी उस टाइम पे, उसने बोला कि अब हम आपका भला करना चाहेंगे, अब मैं खुद रूल करूंगी डायरेक्टली। सो क्राउन रूल के बाद में पहला जो एक्ट आया, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इसे एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोला जाता है ना। अब 1858 के बाद में से लेके 1947 तक इंडियंस के लिए भलाई के लिए कुछ कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, बट साथ में कुछ गलत भी करते जा रहे हैं। उन जैसे कि आज 1773 में इंडियंस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह में, बट अब धीरे धीरे उनको नॉमिनेट किया जाएगा, नॉन परमानेंट मेंबर बनाया जाएगा, ऐसे उनका इंट्रोड्यूस किया जाएगा विद पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। सो इट 1858 का जो एक्ट था वो गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी बोला जाता है। इसने ड्यूअल गवर्नमेंट थी उसको एंड किया गया था। जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे आपने पता है पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू कमर्शियल एक्टिविटीज और पॉलिटिकल एक्टिविटीज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ये कर रहे थे, तो उनको एबॉलिश कर दिया गया और इसकी जगह एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस बनाया गया। और ये कौन था, ये ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर था और जिसको एडवाइजरी बॉडी असिस्ट करती थी ऑफ 15 मेंबर्स। सो इसमें सिग्निफिकेंट चीज क्या हुई कि जो ड्यूअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस की गई थी पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू, एबॉलिश कर दी गई, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का ऑफिस इंट्रोड्यूस किया और वाइस रॉय बनाया गया। भाई अभी तक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया चल रहा था, अभी तक वाइस रॉय आके पहले आया वॉरेन हेस्टिंग्स, गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया दैट इज विलियम बेंटिक, देन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से वाइस रॉय। वाइस रॉय कौन था भाई, लॉर्ड कैनिंग था पहला। और लॉर्ड कैनिंग ने ही पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था, ये याद रखने वाली चीज है। द एक्ट एंडेड द कंट्रोवर्शियल डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने इंट्रोड्यूस की थी, डलहौजी ने की थी। सो उसने एंड कर दिया। देन 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, ये भी काफी सिग्निफिकेंट था क्योंकि यहाँ से ही जो रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशंस थे वो उनमें एसोसिएट किया गया इंडियंस को, और जो लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स हुआ करते थे उसमें इंडियंस का पार्टिसिपेशन बढ़ाया गया क्योंकि इंडियंस को खुश रखना चाहते थे वो। Viceroy nominated some Indians as non-official members of his expanded council
लॉर्ड कैनिंग नॉमिनेटेड राजा ऑफ बनारस, द महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव। सो ये राजा ऑफ बनारस ये सब किसके थ्रू नॉमिनेट किए गए थे? इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। It also restored legislative making powers of Bombay and Madras। बॉम्बे और मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी वो भी रिस्टोर करी गई। तो कह सकते हैं कि अब डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हो रहा है। पहले सेंट्रलाइजेशन था, 1833 में पीक पे था। अब धीरे धीरे डिसेंट्रलाइज कर रहे हैं, पावर्स रिस्टोर कर रहे हैं। Establishment of new legislative council for Bengal, Northwestern Frontier Province and Punjab। It gave recognition to the portfolio। ये काफी इंपॉर्टेंट है। पोर्टफोलियो सिस्टम जैसे अभी के टाइम पे है होम मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री। सो ये इंट्रोड्यूस किसने किया था? फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम भी कहते हैं लॉर्ड कैनिंग को इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। देन कम्स द इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इसने जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे काउंसिल में उनकी संख्या बढ़ा दी। मेंबर्स अब डिबेट कर सकते थे बजट पे। पहले वो कुछ नहीं, डिबेट भी नहीं कर सकते थे, क्वेश्चन भी नहीं पूछ सकते। बट क्वेश्चन अब तो बजट कर डिस्कस करने की पावर तो दे दी, लेकिन उनको वोट नहीं कर सकते थे बजट पे, और फॉलो अप क्वेश्चंस भी नहीं कर सकते थे। एंड इन्होंने फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने जो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल काउंसिल्स थी उनमें जो नॉन ऑफिशियल सीट्स थी जिन जो इंडियंस के लिए रिजर्व करी, उसमें पहली बार इलेक्शन करवाए। सो इलेक्शन वर्ड यूज नहीं लिया गया था, बट थ्रू दिस एक्ट there was made a limited and indirect provision for the use of election। Then it was the first step towards the representative government in modern India कह सकते हैं। Then comes the Morley-Minto reforms, that is really important। जो 99 Morley-Minto reforms 1909, the 1990 Montague-Chelmsford reform award, sorry चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, ये भी इम्पोर्टेंट है। 1935 ये तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तीनों है ही। सो लेजिस्लेटिव काउंसिल एट द सेंटर एंड द प्रोविंस इज इंक्रीज इन साइज। सो अभी तक जैसे देख रहे हैं क्राउन रूल से जो साइज थी वो बढ़ाते जा रहे हैं। देन इट इंट्रोड्यूस नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी एट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव लेवल। इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम टू इंडियंस टू बी एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो पहली बार इंडियंस का एसोसिएशन देखा गया, और एसपी सिन्हा बिकेम द फर्स्ट लॉ मेंबर, और कह सकते हैं फर्स्ट मेंबर टू बी एसोसिएटेड विद द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। एंड यहाँ पे कम्युनल रिप्रेजेंटेशन रियली इंपॉर्टेंट। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मुस्लिम्स को कम्युनल रिप्रेजेंटेशन इंट्रोड्यूस किया गया। मतलब मुस्लिम्स को इलेक्ट करने वाले केवल मुस्लिम ही होंगे, सेपरेट इलेक्टोरेट का सिस्टम। और कहते हैं कि यहीं से जो पार्टीशन के जो बीज थे वो बोए गए थे। देन Montague-Chelmsford रिफॉर्म 1990। इसमें एक सबसे बड़ी चीज हुई थी, दैट इज डायरकी। डायरकी क्या चीज है कि प्रोविंशियल जो सब्जेक्ट्स थे उनको डिवाइड किया गया, ट्रांसफर्ड लिस्ट और रिजर्व लिस्ट, है ना। रिजर्व लिस्ट एडमिनिस्टर करता था गवर्नर और उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल, बट वो आंसरेबल नहीं थे इस केस में लेजिस्लेचर को, जो स्टेट लेजिस्लेचर हुआ करती थी। सो ट्रांसफर लिस्ट में काफी ऐसे बोलते हैं कि इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ट्रांसफर लिस्ट में हुआ करते थे। देन दूसरी लिस्ट थी ट्रांसफर्ड एंड नॉन ट्रांसफर्ड, और जो नॉन ट्रांसफर्ड लिस्ट थी वो गवर्नर एडमिनिस्टर करता था ऑन द एडवाइस ऑफ द मिनिस्टर रेस्पॉन्सिबल टू द, इसमें रेस्पॉन्सिबल होना पड़ता था, और ये काफी लेस इम्पोर्टेंट मैटर्स थे। इसका आईएनसी ने काफी विरोध भी किया डायरकी का, और बायर कैमरलिज्म इंट्रोड्यूस किया गया, और डायरेक्ट इलेक्शन। सो इसमें डायरकी इंपॉर्टेंट है कि डायरकी कौन सा एक्ट के थ्रू इंट्रोड्यूस की थी? डायरेक्ट इलेक्शंस फर्स्ट टाइम कब इंट्रोड्यूस किए गए थे, और प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। इसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन दे देगा कि कौन सा स्टेटमेंट इससे सही है, कि Montague-Chelmsford रिफॉर्म से रिलेटेड कौन सा सही है। तो उसमें से बोल देगा कि प्रिंसिपल ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट वाज गिवन टू 6 इंडियन क्रिश्चियंस एंग्लो इंडियंस, सही बात है।
अब उसमें ऐसा भी दे दे कि मुस्लिम्स को भी दिया गया था, भाई मुस्लिम को तो पहले ही दे दिया था 10 साल पहले, कौन से के थ्रू, मॉडलिमेंटो रिफॉर्म्स के थ्रू। हाँ, सो नेक्स्ट चीज, प्रोविंशियल जो बजट थे वो सेंट्रल बजट से सेपरेट किए गए। सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन एस्टेब्लिश किया गया। स्टैट्यूटरी कमीशन अपॉइंट किया गया कि हर 10 साल बाद एक कमीशन आएगा जो it will see the conditions. So that's how came the Simon Commission, which gave the recommendation. But Simon Commission Indians के भले के लिए आया था, but there was no one in the Simon Commission, no Indians in the Simon Commission. That's why it was protested on a large scale. And some of the major recommendation was that hierarchy should be abolished और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंसेस में एस्टेब्लिश करनी चाहिए, और कम्युनल रिप्रेजेंटेशन का कंटिन्यूएशन होना चाहिए, और एक फेडरेशन बनाए विद द ऑफ ब्रिटिश इंडिया विद एंड प्रिंसली स्टेट्स। So this was the Simon Commission. This was the fact related. Then Government of India Act 1935. It provided for the establishment of the All India Federation. All India Federation जिसमें जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे वो एक ब्रिटिश इंडिया फेडरेशन बनाएंगे, बट ये फेडरेशन कभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया। और जैसे अभी अंडर शेड्यूल 7 देर आर डिफरेंट सब्जेक्ट्स, यूनियन सब्जेक्ट्स, स्टेट सब्जेक्ट एंड द कॉन्करेंट सब्जेक्ट, उसी की तरह 1935 के एक्ट के थ्रू 3 लिस्ट वर मेड। फेडरल लिस्ट जो कि फेडरल गवर्नमेंट करेगी उस पर लेजिस्लेट, प्रोविंशियल लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट। रेजिडरी पावर वॉइसरॉय को दी गई, बट अभी के केस में रेजिडरी पावर है टू द पार्लियामेंट। However, this federation never fructified since princely state did not join it. Then it abolished the hierarchy in the provinces, that thing कि transferred and non-transferred subjects. So वो अभी abolish कर दी गई provinces में, लेकिन introduce कर दी गई center में, but however provision did not come into effect at all. And also bicameralism was introduced in 6 provinces: Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and the United Provinces. और जो separate electorate का जो system था, it was extended to depressed classes, women and labor. And it also provided for the setting up of Federal Public Service Commission, Provincial Public Service Commission, JPSCs, Federal Court. Supreme Court of India is established under this act, and the RBI is also established under this act. So this act is significantly important because ki almost a large part of the Indian Constitution is borrowed from this act. So this is really important. और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में इतना कुछ है नहीं, बस उसमें इंडियंस को बाइफरकेट कर दिया गया 2 टेरिटरीज में, इंडिया एक सॉवरेन नेशन बना, इंडिया इज फ्री टू टेक इट्स ओन डिसीजन, वो सब है 1947 में, दैट डजंट कम इन एग्जाम। सो बट दिस these 3 acts, that is 1909, 1990 and 1935, are really important. So go through this again and again and uh, watch this. Thank you.